हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड टॉपिक आप लोगों का, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। अब सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो बैंकिंग की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट जानता होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल लगभग 70% हम लोगों से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, हमेशा की बात है ये। ठीक है, अब बात करते हैं IBPS PO या IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क प्री की। तो प्री में 35 क्वेश्चंस होते हैं, तो 35 में से लगभग 20 क्वेश्चंस आप लोगों को सिटिंग और पज़ल से देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग मेंस की बात करें बाबू, तो कम से कम 30 क्वेश्चंस आप लोगों को सिटिंग और पज़ल के देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चंस में से। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल की सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात ये रहती है, हर एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमको टाइम बहुत लगता है। तो आज मैं यही चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँगा कि क्यों टाइम लगता है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में टाइम ना लगे, और अगर सॉल्व हो रहा है तो हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पता लगता है कि हमने क्या काम किया, देखा क्वेश्चन और देखने के बाद में सॉल्व करना शुरू किया। अब सॉल्व किया, बढ़िया कर रहे हैं सॉल्व, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सॉल्व। लेकिन सॉल्व होने के बाद में हमने देखा कि ये गलत हो गया, कहानी वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी, तो यानी पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। इसलिए आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल जल्दी हो जाए, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पकड़ने चाहिए और कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने चाहिए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर सिटिंग हम छोड़ देंगे, पज़ल हम छोड़ देंगे, या उनसे ये कहा भी जाता है, कई ऐसे टीचर्स भी कहते हैं कि नहीं सर सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दो, पज़ल छोड़ दो। ऐसा नहीं है, आप अगर छोड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या यार। 70% आ रहा है आप लोगों के सामने एग्ज़ाम में, तो अगर आपने उसको छोड़ा तो फिर आपके सामने कुछ और करने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो बचेगा मेंस में वो रहेगा आपका लॉजिकल। अब लॉजिकल में तो वैसे ही हवा टाइट रहती है, तो इसलिए आपको क्या काम करना है, आपको छोड़ना है। आप ये दिमाग में मत लेके चलो छोड़ना है, क्योंकि अगर जंग जीतनी है हमें तो दुश्मन को मार के जंग जीती जाती है। लोग ये कहते हैं कि हम जान दे देंगे, आशिक होते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए प्यार में जान। अब यार जान देने का मतलब क्या है, साथ में जीना सीखो और साथ में जीना सीखो। बात समझ में आ रही है? चलिए सीखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए, आप लोगों को क्या क्या वे रहता है। और पहले तो मैं बता दूं आपको कितनी तरह का सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है टोटल 4 तरह का। पहला टाइप रहेगा आपका सर्कल का, जैसे लिखा हुआ है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे आर फेसिंग सेंटर। 8 लोग वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और वे सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब कोई पर्सन अगर ए यहाँ बैठा हुआ है तो बताइए इसका राइट किस तरफ होगा, दायां किस तरफ होगा? राइट होगा बाबू ये, और लेफ्ट होगा ये। क्लियर है? अपने आप को एज्यूम कर लो भैया कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ होता या मैं यहाँ पर बैठी हुई होती तो मेरा राइट किस तरफ होता, मेरा लेफ्ट किस तरफ होता। जिस तरफ आपका राइट होगा उसी तरफ इस पर्सन का राइट होगा, जिस तरफ आपका लेफ्ट होगा उसी तरफ बाबू इस पर्सन का भी लेफ्ट होगा। ये बात कन्फर्म है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में अगला आता है, अभी मैं सर्कल की ही बात कर रहा हूँ, सर्कल में भी कई टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अगला आता है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। 8 लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और वे सब लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र से बाहर की तरफ। अब अगर कोई पर्सन ए यहाँ पर बैठा हुआ है तो बताइए इसका राइट किस तरफ होगा? इसका राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में फिर आती है बात 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ABCD आर फेसिंग सेंटर, EFGH आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब यहाँ पर 8 लोग जो बैठे हुए हैं उनमें जो ABCD यानी ये 4 लोग हैं अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे और EFGH केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता है कि ABCD बैठे कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है जहाँ बैठे होंगे अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे और EFGH जहाँ बैठे होंगे वो केंद्र से बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे। इन शॉर्ट 4 आर फेसिंग सेंटर, 4 आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, इसके बाद में रहती है बात, जैसे मैं आपसे ये तो मैंने पर्सन स्पेसिफाई कर दी है। इसके बाद में आता है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल,
बट द वन हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि एक सर्किल में 8 लोग बैठे हुए हैं और जो लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी दो अगर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं फेसिंग सेंटर या फेसिंग आउटसाइड, वो लोग कभी साथ में नहीं बैठेंगे। तो उस केस में क्या होगा, एक सेंटर एक आउटसाइड, एक सेंटर एक आउटसाइड, एक सेंटर एक आउटसाइड, एक सेंटर एक आउटसाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा ही क्या आता है हमारा स्क्वायर में भी आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ये दूसरा टाइप आ गया। तो सर्कल की बात हो रही थी और ये आ गया स्क्वायर। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेसेस सेंटर एंड द वन हु सिट मिडिल ऑफ द साइड्स फेसेस आउटसाइड। जो लोग कोनों पर बैठे हैं वो लोग केंद्र से अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो लोग केंद्र से बाहर बैठे हैं वो लोग किधर देख रहे हैं, जो लोग किनारों के बीच में बैठे हुए हैं वो लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। मतलब कोने वाले अंदर और किनारों के बीच वाले केंद्र से बाहर। इसमें भी 4 आर फेसिंग सेंटर, 4 आर फेसिंग आउटसाइड हो गया। ठीक है, यानी या तो पर्सन स्पेसिफाई होंगे या तो पोजीशन स्पेसिफाई होगी। सबसे बड़ी दिक्कत बाबू सर्किल वाले क्वेश्चन में कब आ जाती है, जब आ जाता है आप लोगों के सामने 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड। यानी 8 लोग वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और वे सभी लोग उनमें से कुछ लोग केंद्र से अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। हमें नहीं पता है कितने लोग अंदर देख रहे हैं और कितने लोग बाहर देख रहे हैं। हो सकता है कि एक ठो आदमी अंदर देख रहा हो, बाकी के साथ बाहर देख रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि एक आदमी बाहर देख रहा हो और बाकी के साथ अंदर देख रहा हो। यानी सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को इन्हीं तरह के क्वेश्चंस में आती है। फेसिंग सेंटर, फेसिंग आउटसाइड या 4 आर फेसिंग सेंटर, 4 आर फेसिंग आउटसाइड वाले आराम से बन जाते हैं, हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है इतनी बात? इनको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसके बाद में आती है बात, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब क्या बचा, लाइन। लाइन में भी सिंगल लाइन की बात करता हूं पहले। 8 पर्सन सिट इन अ लाइन, दे आर फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं और वे सब लोग किधर देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 8 पर्सन सिट इन अ लाइन, 80 हैं। 8 पर्सन सिट इन अ लाइन, दे आर फेसिंग साउथ। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्थ देख रहे हैं तो साउथ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे होंगे तो राइट ही है, लेफ्ट ही है, साउथ देख रहे होंगे तो राइट ही है, लेफ्ट ही है। कोई सी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू कब आ जाएगी, जब लिखा हुआ होगा 8 पर्सन सिट इन अ लाइन, 8 पर्सन, 9 पर्सन, 10 पर्सन, वट एवर। ठीक, सिट इन अ लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। नहीं पता होता है कितने लोग फेसिंग सेंटर है, कितने लोग फेसिंग आउटसाइड है, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बाद में बात आती है डबल लाइन की। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 6 लोग बैठे हुए हैं आमने सामने। पी, अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो वो बता देते हैं आपसे कि फर्स्ट लाइन में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बैठे हुए हैं और दूसरी लाइन में ए बी सी डी बैठे हुए हैं, और फर्स्ट लाइन वाले फेसिंग साउथ है और सेकंड लाइन वाले फेसिंग नॉर्थ है। सिंपल क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। ठीक, थोड़ी सी दिक्कत क्यों कब हो गई, जब वो नहीं बताते हैं कि इसमें पी क्यू आर एस टी भी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए। मतलब 12 लोग बैठे हुए हैं और 12 में से पी यहाँ भी और यहाँ भी, ए यहाँ, यहाँ डी यहाँ, यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं। मतलब हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया इस लाइन में कौन कौन है और इस लाइन में कौन कौन है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ज्यादा दिक्कत कब हो जाती है, ज्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब वो ये भी नहीं बताते मेरे भाई। आपसे कह देंगे कि दे आर, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, यानी इस लाइन वाले भी फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ है, इस लाइन वाले भी फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ है, कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, ये तो बात हो गई आप लोगों का कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब बात करते हैं फेसिंग सेंटर से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड तक चलते हैं। पहले हम इसको रब कर देते हैं, फिर आपके सामने हम क्वेश्चन जी बात करते हैं आप क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 8 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में और सारे के सारे लोग फेसिंग सेंटर हैं।
आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सर्कल बनाइए इसका, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपसे पूछ लेंगे और उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, यानी ABCDEFGH ये 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सारे लोग फेसिंग सेंटर हैं। तो हम कुछ इस तरह से एरो बनाए। अब पहला क्वेश्चन है तो मैं एरो बना भी रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में कोई एरो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक, अब देखो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, D H के लेफ्ट में D इज सेकेंड लिखा हुआ था, तो सेकेंड नंबर है, दूसरे नंबर पे है। तो इस पूरे सर्किल में हम लोग D और H में से किसी भी एक बंदे को कहीं भी बनाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H था, तो H को अगर हमने यहाँ बना लिया, H का लेफ्ट किस तरफ होगा बाबू, ये होगा, 1 2 D यहाँ आ गया। क्लियर। फिर देखो आगे लिखा हुआ है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो F A के बाएं को तीसरे नंबर पे, कौन है A के बाएं को तीसरे नंबर पे, H। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब रैंकिंग पढ़ाया था तो बताया था हु हमेशा इंडिकेट करता है सेकंड पर्सन को और एंड इंडिकेट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। यहाँ पर हु लिखा हुआ है तो बात किसके बारे में हो रही है, H के बारे में हो रही है, यानी H A के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। H यहाँ A पता होता तो H का लेफ्ट गिनते 1 2 3 और H को बिठा लेते। अब A तो पता है नहीं मेरे भाई, पता क्या है हमें पता है H। जब A के लेफ्ट में H होगा तो H के किस तरफ A होना चाहिए, राइट में। जब H का लेफ्ट ये था तो राइट ये होगा, जाहिर सी बात है 1 2 3 A यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक। फिर देखो दूसरी लाइन लिखी हुई है B इज फोर्थ टू द राइट ऑफ C, B C के दाएं को चौथे स्थान पर है। अब क्या आपको B या C में से कोई भी यहाँ पर दिख रहा है, नहीं, B या C में से कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, छोड़ो भाड़ में जाए, आगे बढ़ो। आगे लिखा हुआ है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ H, जो H का तुरंत पड़ोसी है, कौन, C H का तुरंत पड़ोसी है, मतलब C या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। C के आने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, हमने छोटा छोटा लिख दिया। अब देखो इससे पहली वाली लाइन में क्या लिखा हुआ था, B इज फोर्थ टू द राइट ऑफ C। अब अगर बाबू C को यहाँ बनाते हैं तो C का दायां होगा ये 1 2 3 4, क्या भी यहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर तो A बैठा हुआ है, तो C यहाँ से खत्म, यहाँ आ जाएगा। C का राइट इस तरफ 1 2 3 4, B यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर देखो लिखा हुआ है G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B और C, यानी G B और C दोनों में से किसी का पड़ोसी नहीं है, तो G ना इत्थे आएगा, G ना इत्थे आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ आएगा तो B का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ आएगा तो C का पड़ोसी हो जाएगा। G इन दोनों जगह पर आ नहीं सकता, बाकी सारी जगह ऑक्युपाइड हो चुकी हैं, तो कहाँ आएगा, G यहाँ कंफर्म हो गया। क्लियर। फिर देखो लिखा हुआ है F इज नॉट ए नेबर ऑफ B, F B का पड़ोसी नहीं है, तो F यहाँ नहीं आएगा, F आ जाएगा यहाँ, बचा हुआ कौन, A B C D E, E बचा तो E आ जाएगा हमारा। इतनी बात क्लियर। अब क्या ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं मेरे भाई, यहीं पर तो सारी कहानी आती है। सर ये क्वेश्चन हटा दीजिए यहाँ से। अब देखो क्या काम है, सबसे बड़ी बात आती है कि हमने इसको बना लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या काम किया, जो हमसे आंसर्स पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर भी लिखे हुए थे, और मैं कुछ और बता देता हूँ। जैसे पूछा जाएगा हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H, तो 1 2 F हो गया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D का लेफ्ट सिर्फ 1 2 3 A। जब आपका सर्कल बन जाएगा तो आप लोग अपने सारे के सारे आंसर कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हो गई, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग अगर ये बना रहे हो तो आप लोग तो यही चाहोगे कि पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन हमारे सही हों, लेकिन ज़रा सी कोई गलती हो गई, कोई 1% मिसमैच हो गया, यानी 2% गलत हो गए आपस में, तो क्या होगा, ठीक। अब 5 क्वेश्चन आप टारगेट करके चल रहे हो, थोड़ी सी गलती हो गई आपकी यहाँ पर, थोड़ी सी गलती होने पर ऐसा तो है नहीं पूरे के पूरे 5 गलत हो जाएंगे, मान के चलते हैं 3 सही हो गए और आपके
2 गलत हो गए, ज़रा सी कोई गलती हो गई, मतलब ई और एफ चेंज हो गया या जी और ए चेंज हो गया या कोई छोटी मोटी गलती हो गई, ठीक है। अब 3 सही 2 गलत कितने नंबर हो गए आपके? नंबर हो गए आपके 2.50, 3 नंबर इसके पूरे के पूरे मिले थे, 0.25 इसका कट जाएगा, यानी 0.50 कट गए तो नंबर मिले आपको 2.5। अब ये तो नहीं चाहोगे कि आपको 2.5 नंबर मिले, तो आपको क्या काम करना चाहिए, एक बार जो आपने बना रखा है उसको रीचेक करना मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने बनाया है उसको तो इसको एक बार रीचेक ज़रूर करें और फिर देखें कि हाँ अगर हमारा सब कुछ सही आ रहा है दोबारा से भी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती आ रही तो उसको सही कर दीजिए। अगर सही करने लायक गलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही कर सकते हो तो क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत है और आपने आंसर कर दिए तो बाबू पूरे के पूरे 5 नंबर तो वो कटेंगे कटेंगे और -1.25 और हो जाएगा वो अलग, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको एक बार रीचेक जरूर करें। भाई अगर आप लोग 5 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहे हो 3 मिनट में तो मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट लगाकर इसको रीचेक भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को ये आती है कि सर हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कितने टाइम में करें, कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो अगर ये लेवल का क्वेश्चन है तो आपको हार्डली बता रहा हूँ विद आंसर्स 2 मिनट से ऊपर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पे नहीं लगना चाहिए। इसके साथ में कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाए, जैसे कि कंपनीज ऐड कर दी जाए या कोई प्रोफेशन ऐड कर दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ऊपर आप लोगों का लगता है तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सर दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिए, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन डाल दीजिए और तब तक मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और सिर्फ रामायण की तरह हमारी वीडियो देखा मत करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश भी किया कीजिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक हमारे समझाने से या हमारे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा बहुत सिंपल सा फेसिंग से, आज मैं पूरे के पूरे सब आपको फेसिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, आप लोगों का बेसिक क्लियर कराऊंगा, राइट और लेफ्ट की बात क्लियर करूंगा आपसे कि हाँ राइट किस तरफ होता है, लेफ्ट किस तरफ होता है। इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग आगे और चैप्टर्स के बारे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ABCDEFG सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ये लोग भी एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और ये सारे लोग फेसिंग सेंटर हैं, ठीक है। लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। F D के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, तो हम लोग D को कहीं भी बना सकते हैं पूरे सर्किल में। D को हमने यहाँ बना लिया, D का राइट इस तरफ, F यहाँ आ जाएगा। क्लियर? फिर देखो लिखा हुआ है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। एंड मतलब कौन? F A के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है। F जब अगर A के लेफ्ट में होगा तो F के किस तरफ A होना चाहिए? राइट में। 1 2 3 A यहाँ बैठेगा। राइट और लेफ्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? राइट और लेफ्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट और लेफ्ट नहीं क्लियर हुआ तो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। बस देखो F यहाँ फेसिंग सेंटर अंदर की तरफ देख रहा है तो दायां ये होगा, बायां ये होगा, बात खत्म। फिर देखो लिखा हुआ है कितने गया, G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। G D के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है। अब D यहाँ लेफ्ट की तरफ 1 2 3, G यहाँ आ जाएगा। Who does not sit next to E? Who मतलब कौन? D। D E का पड़ोसी नहीं है, यानी D यहाँ, E यहाँ तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि F बैठा हुआ है। E यहाँ भी नहीं आएगा। लिखकर क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ जिससे कि पता रहे, याद रहे, दिखता रहे। फिर है B sits next to G, यानी B G का पड़ोसी, B G के साथ में बैठा हुआ है। G यहाँ, B यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि A बैठा हुआ है, तो B यहाँ कन्फर्म। फिर है बट नॉट नेक्स्ट टू D। हाँ D यहाँ बैठा हुआ है तो B तो वैसे भी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता, फालतू में लिखी है लाइन।
चलो खैर आगे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर डी और ए, यानी सी ना ही डी का पड़ोसी है और ना ही ए का पड़ोसी है। तो देखते हैं, तो सी यहाँ नहीं क्योंकि डी का पड़ोसी नहीं है, और सी यहाँ भी नहीं क्योंकि ए का पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ कन्फर्म। सी जैसे कन्फर्म हुआ, देखो ई यहाँ नहीं आएगा तो ई यहाँ आ जाएगा। सारे बंदे हो चुके कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला वाला क्वेश्चन डाल दीजिए। अगला वाला है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ये भी फेसिंग सेंटर का ही है, 8 लोग बैठे हुए हैं, बस यहाँ पर बंदे को नाम चेंज हो गए। लिखा हुआ P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। P W के राइट में थर्ड नंबर पे है, W राइट इस तरफ 1 2 3 P यहाँ, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। एंड मतलब P Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे। जब P Q के लेफ्ट में होगा तो P के किस तरफ Q होना चाहिए, राइट में। P का राइट ये 1 2 3 Q यहाँ, ध्यान दीजिएगा ये बात। फिर देखो लिखा हुआ है S सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ T। S T के राइट में सेकेंड नंबर पे, ना ही S पता ना ही T पता, छोड़ो भाड़ में जाए। फिर है V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। V भी नहीं पता, R भी नहीं पता। V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक। T इज नॉट नेबर ऑफ Q। T Q का पड़ोसी नहीं है, T यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ नहीं आएगा। फिर वाइल U इज नाइदर नेबर ऑफ T नॉट W। U यहाँ नहीं आएगा और U यहाँ भी नहीं आएगा, और नाइदर नेबर ऑफ T तो अभी पता ही नहीं है हमें। चलो अब T से देखते हैं, T से कनेक्टेड कौन सी लाइन है क्या। अब T इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता, तो T 1 2 3 पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास T के लिए। अब T के लिए लिखा हुआ था ऊपर S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब देखो मेरे भाई, अगर T यहाँ आता, अगर यहाँ आता है, मान रहा हूं मैं T अगर यहाँ राइट इस तरफ 1 2, क्या यहाँ पर S बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। कहानी खत्म, T यहाँ से भी खत्म। T यहाँ नहीं, T यहाँ नहीं, T यहाँ 1 2, क्या S यहाँ बैठ पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर P बैठा हुआ है। तो T यहाँ कन्फर्म, 1 2 S यहाँ कन्फर्म। क्लियर? फिर था U इज नाइदर नेबर ऑफ T नॉट W। अब U यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब देखो U यहाँ नहीं, U यहाँ नहीं, U इन दोनों जगह पर आ ही नहीं सकता, तो U के लिए ये जगह कन्फर्म हो गई हमारे पास, U इत्थे आ जाएगा। अब एक लाइन बची है हमारे पास सिर्फ, V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। V R के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे है। अब R को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो R का लेफ्ट इस तरफ जाएगा, 1 2 V यहाँ नहीं बैठ पाएगा, तो R यहाँ कन्फर्म, लेफ्ट इस तरफ 1 2 V यहाँ। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं। इसको एक बार रीचेक करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आया आपका, ये भी 8% ही है और फेसिंग सेंटर है सारे के सारे। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं इसको रब करता हूँ। फिर वही ABCDEFGH आ गए, 4 4 8। हाँ, फेसिंग E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। E G के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, पूरे सर्कल में नहीं पता E कहाँ बैठा हुआ है, G कहाँ बैठा हुआ है। G यहाँ फेसिंग सेंटर, सारे फेसिंग सेंटर है मेरे भाई। क्या था, E इज थर्ड लेफ्ट ऑफ G। G यहाँ लेफ्ट की तरफ 1 2 3 E यहाँ। Who इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B। Who मतलब कौन, G। G B के तुरंत राइट में है। जब G B के तुरंत राइट में होगा तो G के किस तरफ भी होना चाहिए, तुरंत लेफ्ट में। G का लेफ्ट इस तरफ, B यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? फिर इसके बाद में लिखा हुआ है Who इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। Who मतलब कौन, B।
बी ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है। बी अगर ए के लेफ्ट में होगा तो बी के किस तरफ ए होना चाहिए, राइट में। बी का राइट इस तरफ 1 2 3 ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F। H F के राइट में सेकेंड नंबर पे, ना ही H पता है हमें ना ही F पता है, छोड़ो कोई बात नहीं। Who is not immediate neighbor of E? Who मतलब कौन, F। F E का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी F यहाँ नहीं आएगा, F यहाँ नहीं आएगा, तो F के लिए यही दो पॉसिबिलिटीज बची, तो चेक कर लेते हैं, देखते हैं। कहते हैं H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F। अब देखो बाबू, अगर F यहाँ नहीं, F यहाँ नहीं, F अगर यहाँ आता है तो F का राइट इस तरफ 1 2, क्या H यहाँ आ पाएगा, नहीं, कहानी खत्म। तो F यहाँ 1 2, H यहाँ। फिर है D इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। D B का पड़ोसी नहीं है, तो D यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ आ जाएगा, बच्चा कौन, A B C, C यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एटलीस्ट राइट और लेफ्ट तो आप समझ में आने लगा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप अगली क्लास की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। कितने हैं, 3 6 7, ये बात। अब इसमें 8 नहीं, इसमें 7 बंदे हैं, ध्यान दीजिएगा ये बात, नहीं तो कुछ लोग क्या काम करेंगे, अच्छा 4 क्वेश्चन 8 वाला है, ये बात 8, ऐसा नहीं करना है। पर्सन गिन लीजिएगा कितने लोग हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हमेशा नहीं कि 8 ही बंदे आएंगे। 7 लोगों के लिए हम लोग कुछ इस तरह से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है, सारे फेसिंग सेंटर ही हैं इसमें भी। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। V P के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे है, P लेफ्ट की तरफ 1 2, V यहाँ। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ W। एंड मतलब कौन, V। V W के राइट में सेकेंड नंबर पे है। जब V W के राइट में होगा तो V के किस तरफ W होना चाहिए, लेफ्ट में, तो V का लेफ्ट की तरफ 1 2 W यहाँ। क्लियर? फिर है T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। T Q के राइट में थर्ड नंबर पे है। अब T नहीं पता, Q नहीं पता, छोड़ो कोई नहीं। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V। एंड मतलब कौन, T। T V का पड़ोसी नहीं है, तो T यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ नहीं आएगा। T के लिए यही 2 पॉसिबिलिटीज बची। तो क्या लिखा हुआ था, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब T अगर Q के राइट में थर्ड नंबर पे है, ठीक है, T अगर मैं यहाँ मानता हूँ, T Q के राइट में है, अगर तो T के लेफ्ट में Q होना चाहिए। T अगर यहाँ, तो लेफ्ट की तरफ 1 2 3 Q यहाँ आ जाएगा। हाँ भाई, एक पॉसिबिलिटी ये डन है। T को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, T का लेफ्ट की तरफ 1 2 3 Q यहाँ नहीं आ पाएगा, तो कन्फर्म हो गया, T यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ 1 2 3 Q यहाँ आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, S इज थर्ड टू द राइट ऑफ R। S R के राइट में थर्ड नंबर पे है। अब R अगर यहाँ 1 2 3, क्या ऐसे यहाँ आ पाएगा, नहीं। R अगर यहाँ 1 2 3 ऐसे यहाँ आ जाएगा, तो कन्फर्म हो गया, R यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, अब मैंने आप लोगों को फेसिंग सेंटर के सिर्फ और सिर्फ ये आज 5 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। और फेसिंग सेंटर हो या आउटसाइड हो, राइट और लेफ्ट आप लोगों के लिए समझना सबसे मैंडेटरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसा भी जो कुछ भी है कमेंट ज़रूर कीजिए, पता तो लगे हमें क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या हमें अपडेट करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा फेसिंग आउटसाइड के क्वेश्चंस, और सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।